नमस्ते विद्यार्थियों, मैं भगवान सिंह अजय मेरू क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों में से ज़रा शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। विद्यार्थियों, ये जो क्वेश्चंस आपको मैं वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराता हूँ, इनको आप अलग रजिस्टर में मुझे नोट करें ताकि आपको एग्ज़ाम के समय रिवीजन में आसानी रहे। तो आपको जो है आज के करंट अफेयर्स पर चर्चा करें। पहला जो आपके पॉइंट है, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट आपके दे रखे हैं, पहला जो पॉइंट है वो है संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ जो मनाई गई है उसके बारे में बात करेंगे। और दूसरा जो पॉइंट है वो है आपके सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय जो समिति का गठन किया गया है पराली को जलाने से रोकने की घटनाओं को लेकर। तो आज के जय करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर हाल ही में विकसित की गई 8 फसलों की कितनी जैव संवर्धित किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है। तो राइट आंसर है 17। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये 75वीं जो वर्षगांठ मनाई गई है खाद्य एवं कृषि संगठन की 16 अक्टूबर को, तो ये भी आपको याद रखना है 75वीं वर्षगांठ रही है खाद्य एवं कृषि संगठन की। और दूसरा एक आपको ये भी याद रखना है इसमें कि 8 फसलों की जैव संवर्धित किस्मों को जो कितनी 17 8 फसलों की 17 जैव संवर्धित किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यह आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई है फसलों की 8 और इनकी जो है 17 जैव संवर्धित किस्में जो रही है जो विकसित की गई है उनको जो राष्ट्र को समर्पित किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ये भी आपको याद रखना है। तो विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन में आपके अलग अलग ये क्वेश्चन और बन रहे हैं। विद्यार्थियों, आपको इसके बारे में जानकारी और दे देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जो है माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया और इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। और तो आपको ये भी याद रखना है कि भारत सरकार ने या यूँ कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये 75वीं वर्षगांठ पर 75 रुपये का जो है स्मारक सिक्का जारी किया है। और इसके अलावा एक बात और है यहाँ जो आपको याद रखनी है, जो मैंने अभी आपको इसमें बताया है कि 8 फसलों की जो 17 जैव संवर्धित किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी अवसर पर। तो आपको ये क्वेश्चन भी याद रखना है। 75 रुपये का स्मारक सिक्का संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य कृषि संगठन की 75वीं वर्षगांठ पर ये जारी किया है। ये भी आपको याद रखना है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कारण बनी पराली को जलाने पर रोक संबंधी अपने आदेश पर अमल की निगरानी के लिए सुप्रीम कोर्ट के किस सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो राइट आंसर है मदन बी लोकुर। बच्चों, थोड़ा सा इसमें प्रिंट मिस्टेक है। मदन बी लोकुर शब्द है, लोकर नहीं है, लोकुर। तो इसको सही रूप में पढ़ना। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश यहाँ पर और जो है राजस्थान के अगर जो है देखें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, यहाँ पर जो है ये पराली जलाने की जो घटनाएं होती हैं वैसे राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ में बहुत कम होती है, परंतु छुट-पुट रूप में यहाँ पर भी ये पराली जलाने की जो होती है घटनाएं, या क्योंकि चावल की जो फसल है उसको जो काट लिया जाता है और बचा हुआ जो भाग है, क्योंकि ऊपर का जो हिस्सा है जो धान के रूप में होता है तो वो ऊपर का हिस्सा काट लिया जाता है मशीनों के द्वारा। बाकी का जो है उसका चारा बचता है तो उसको जो है किसान जला देते हैं खेत में ही, उसको काटते नहीं है। तो उसकी वजह से
उसको जो उस पराली को उसको पराली बोलते हैं, तो उसको जलाने की वजह से पर्यावरण प्रदूषण बहुत तेजी के साथ फैलता है और इसका जो सीधा सीधा इफेक्ट जो है दिल्ली एनसीआर क्षेत्र पर पड़ता है। अब क्योंकि इस समय जो है ये पराली जो है जलाने की जो घटनाएं हो रही है, जिसकी वजह से दिल्ली एनसीआर में जो है वो पर्यावरण जो है प्रदूषण जो है बहुत तेजी के साथ बिगड़ा है और वहाँ पर जो एक तरह से दम घोटू जो है वातावरण बन गया है। इसीलिए अब क्योंकि राजनीतिक कारणों की वजह से इस पराली को जलाने की घटनाओं को रोका नहीं जा रहा है। राज्य सरकारों के द्वारा पराली को जलाने से किसानों को रोका नहीं जा रहा है और इसीलिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इन घटनाओं को यानी पराली को जलाने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक सदस्यीय समिति का गठन किया है। और विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं इसमें, क्योंकि यहाँ पर ये जो इनकी मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया है, तो ये समिति इस मामले में अपनी रिपोर्ट दशहरे के अवकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में जो समिति का गठन किया है पराली की घटनाओं की जो है जांच के लिए या यूं कि इनको रोकने के लिए, तो ये समिति जो है दशहरे के अवकाश के बाद अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी। और मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने ये आदेश दिया है कि ये समिति दशहरे के अवकाश के बाद अपनी रिपोर्ट सौंपे। और पीठ ने यानी कि 3 जजों की इस पीठ ने यह भी निर्देश दिया है कि दिल्ली पर्यावरण प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण प्राधिकरण के सभी अधिकारी लोकुर समिति के प्रति जवाबदेह होंगे। और इन 3 जजों की पीठ ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने में एनसीसी, भारत स्काउट्स व गाइड्स और राष्ट्रीय सेवा योजना को भी लोकुर समिति की मदद के लिए उन क्षेत्रों में तैनात किया जाए। ये भी आदेश सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की इस पीठ ने यह आदेश भी दिया है। विद्यार्थियों में आपको वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसमें पीठ ने जो कहा है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने में एनसीसी और भारत स्काउट्स व गाइड्स और राष्ट्रीय सेवा योजना को भी लोकुर समिति की मदद के लिए उन क्षेत्रों में तैनात किया जाए। ये आदेश दिया है सरकार को। और ये सचल दल यानी कि ये एनसीसी और ये भारत स्काउट्स और राष्ट्रीय सेवा योजना के जो सदस्य हैं वो ये खेतों में पराली जलाने की सूचना देंगे इस समिति को, और जिसके आधार पर अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जो पराली जलाएंगे उनके खिलाफ अधिकारी कार्रवाई करेंगे। ये इस तरह का प्रावधान किया गया है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो अब जिससे कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उस पर नियंत्रण हो सकेगा और पर्यावरण प्रदूषण को रोका जा सकेगा। क्योंकि पिछले साल भी यही हुआ था, उससे पिछले साल भी यही हुआ था, क्योंकि राज्य सरकारें अपनी वोट बैंक की राजनीति की वजह से इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर पाती हैं और ये इस तरह से पराली जलाने की घटनाएं हर साल होती रहती हैं और पर्यावरण प्रदूषण बढ़ता रहता है। और दिल्ली में इस तरह से दम घोटू जीवन जीने को व्यस्त होते हैं लोग और उससे कई बीमारियां फैलती हैं। तो इसीलिए अब सर्वोच्च न्यायालय ने मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में समिति बना दी है। तो विद्यार्थियों, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसमें ध्यान रखना है। जो एक्स्ट्रा जानकारी वो मैंने बता दी है। एक जो आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे जिनकी अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जजों की पीठ ने ये समिति का गठन किया है और अन्य जो निर्देश दिए हैं वो आपको याद रखना है। क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस समिति से संबंधित निम्न से कौन सा तथ्य नहीं है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है 5 ऑप्शन दे देते हैं। 5 में से 4 ऑप्शन उस समिति से संबंधित होते हैं और 1 नहीं होता है।
तो आपको सारी जानकारी रखनी है इस समिति के बारे में। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितनी कंपनियों के खिलाफ माइक्रोसॉफ्ट उपभोक्ताओं को तकनीकी सहायता घोटाले के तहत निशाना बनाने के लिए मामला दर्ज किया है? तो राइट आंसर है 6, यानी कि सीबीआई ने 6 कंपनियों के खिलाफ माइक्रोसॉफ्ट उपभोक्ताओं को तकनीकी सहायता के बहाने जो घोटाला किया है या तकनीकी सहायता घोटाले के तहत निशाना जो बनाया है लोगों को, उनकी जो है तो इन कंपनी के खिलाफ जो है मामले दर्ज किए हैं। तो उनकी संख्या 6 है, ये आपको याद रखना है। विद्यार्थियों में आपको बताऊं इसमें कि सीबीआई ने इन 6 कंपनियों के खिलाफ छापेमारी भी की है, जिसमें 190 करोड़ रुपए की परिसंपत्तियां बरामद की गई है। और इस घोटाले का खुलासा करने वाली जांच में अमेरिकी अधिकारी भी शामिल हैं, क्योंकि आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है वो अमेरिका की है। तो वहाँ तो इस समिति जो है तो इसमें जो है अमेरिकी अधिकारी भी शामिल हैं। इस घोटाले का खुलासा करने वाली जांच में अमेरिकी अधिकारी भी शामिल हैं। विद्यार्थियों, आपको मालूम होना चाहिए किस तरह का घोटाला जो है इन्होंने किया। वो ये कि ये जो घोटालेबाज हैं ये जो है मेलवेयर का पॉपअप संदेश भेजकर कंप्यूटरों को रिमोट कंट्रोल पर लेकर हानिकारक सॉफ्टवेयर लगा देते थे और फिर ठीक करने के एवज में जो है उनसे भारी रकम वसूलते थे। खुद ने ही जो है उन कंप्यूटरों को गड़बड़ किया और फिर उनको ठीक करने के बहाने जो है वो बड़ी रकम वसूल करते थे। तो इस तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गई हैं इन कंपनियों की। तो ये इनकी संख्या 6 है। तो विद्यार्थियों, आप अगला क्वेश्चन देखिए। छेड़छाड़ के एक आरोपी को सशर्त जमानत देने के किस हाईकोर्ट के आदेश पर रोक संबंधी याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महान्यायवादी के वेणुगोपाल से मदद मांगी है? तो राइट आंसर है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय। विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको महान्यायवादी यानी कि जिनको अंग्रेजी में बोले अटॉर्नी जनरल, जिनका नाम खैर आपको याद है के वेणुगोपाल, तो यहाँ पर ये मामला एक बड़ा विचित्र है विद्यार्थियों, क्योंकि ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है बड़ा अजीब विजय मामला है ये। इसलिए यहाँ पर महान्यायवादी के वेणुगोपाल से सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में मदद मांगी है कानूनी। विद्यार्थियों, मैं आपको बताऊं इस मामले में कि सर्वोच्च न्यायालय में इसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में एक जो मामला जो छेड़छाड़ संबंधित एक महिला से एक व्यक्ति ने जो छेड़छाड़ की थी, तो उससे संबंधित मामला जो है मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में गया और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस जो है व्यक्ति को यानी उस आरोपित को जो है इस शर्त पर जमानत दी कि वो जो है महिला को अपनी बहन के रूप में मानेगा और उसके घर पर अपनी पत्नी के साथ पहुंचेगा। विवाहित है वो व्यक्ति, तो वो व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ उस महिला के घर पहुंचे और वहां पर उस महिला से जो है राखी बांधने का आग्रह करेगा और उसके बदले में महिला से जो है राखी जो है बंधवाएगा और राखी बंधवा कर 11,000 रुपये अपनी बहन के तौर पर उसको जो है वो देगा। राखी बंधवाएगा और राखी बंधवाने के बाद जो है वो 11,000 रुपये उस जो है महिला को देगा और उसको जो है आजीवन जो है बहन की रक्षा यानी उस महिला को जो है बहन मानकर उसकी आजीवन रक्षा करने का वचन भी देगा। ऐसी शर्त पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने उस व्यक्ति को जमानत दी। तो ये इसीलिए इस फैसले के खिलाफ या ये जमानत जो दी गई है सशर्त जमानत, इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में जो अपील की गई या यूं की याचिका दायर की गई है। इसीलिए इस विचित्र मामले के कारण ही सर्वोच्च न्यायालय ने महान्यायवादी के वेणुगोपाल से जो है वो मदद मांगी है। तो विद्यार्थियों क्वेश्चन थोड़ा रोचक भी है। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। देश के प्रमुख आतंकवाद निरोधक बल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने किस देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए 21 कर्मियों को प्रशिक्षण प्रदान किया है? तो राइट आंसर है श्रीलंका।
विद्यार्थियों, यहाँ पर जो आपके लिखा हुआ है कि किस देश के प्रधानमंत्री, तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए वहाँ के यानी श्रीलंका के 21 जो है सुरक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण दिया है भारत की जो है वो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने। और क्योंकि श्रीलंका ने जो है वो आग्रह किया था, श्रीलंका सरकार ने आग्रह किया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा यानी श्रीलंका के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे हुए जो कर्मी हैं यानी कि सुरक्षा गार्ड हैं उनको जो है प्रशिक्षण दें। क्योंकि विद्यार्थियों आप जानते हो एनएसजी जो है वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था, मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के लिए जानी जाती है पूरे विश्व में, इसीलिए जो है उनको प्रशिक्षण जो दिया है। तो यहाँ पर आपको ये बात भी ध्यान रखनी है। एक और बात यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि 16 अक्टूबर को जो है एनएसजी का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 16 अक्टूबर को एनएसजी का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर को यानी ये जो 16 अक्टूबर जो रहा है 2020 जिसको हम बात करें अभी, तो इस 16 अक्टूबर को एनएसजी का 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है। 36वां स्थापना दिवस मनाया गया है 16 अक्टूबर को। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है जिसका रात्रिकालीन सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया है? तो राइट आंसर है 350 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। विद्यार्थियों, इसका जो है ये रात्रिकालीन परीक्षण किया गया है, यानी कि ये पृथ्वी 2 जो मिसाइल है वो जो है रात्रि के समय भी दागी जा सकती है, यानी कि इसका उपयोग जो है रात्रि में भी किया जा सकता है। और यहाँ पर जो परीक्षण किया गया रात्रि को, तो ये परीक्षण बिल्कुल सफल रहा, यानी सटीक निशाने पर जाकर ये गिरी मिसाइल, तो ये परीक्षण सफल रहा है। परंतु विद्यार्थियों आपको मालूम होना चाहिए इस मिसाइल का जो है पिछला जो परीक्षण है वो 23 सितंबर को किया गया था और वो परीक्षण भी सफल रहा था। और यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि परमाणु आयुध से ले जाने में सक्षम भी है मिसाइल। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। लॉसेट जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार भारत में 1990 से लेकर पिछले 3 दशक में जीवन प्रत्याशा कितनी बढ़ी है? तो राइट आंसर है 10 वर्ष। विद्यार्थियों, जीवन प्रत्याशा का मतलब आप जानते हो औसत आयु। जीवन प्रत्याशा मतलब औसत आयु कितनी बढ़ी है? 10 वर्ष बढ़ी है, यानी कि पिछले 30 साल के दौरान 90 से लेकर अभी 2020 तक, या यूँ कि 2019, क्योंकि 20 को शामिल करेंगे तो फिर जो है 90 से शुरुआत हम कर रहे हैं, तो 2019 तक की अगर देखें तो 2019 तक 1990 से लेकर 2019 तक जो है 30 साल के दौरान जो है जीवन प्रत्याशा या औसत आयु भारत में 10 वर्ष बढ़ी है। 10 वर्ष से भी अधिक है विद्यार्थियों, पर राउंड फिगर हम बोले 10 वर्ष से अधिक बढ़ी है। विद्यार्थियों आपको मैं बताऊं इसमें इस जो है लेसन जर्नल में जो प्रकाशित अध्ययन जो प्रकाशित हुआ है उसमें बताया गया है कि 1990 में भारत में जीवन प्रत्याशा 59.6 वर्ष थी, यानी कि 59.6 ईयर थी, जो 2019 में बढ़कर 70.8 वर्ष हो गई है। 90 में औसत आयु थी 59.6 वर्ष, यानी कि 59.6 ईयर, और जो 2019 में बढ़कर कितनी हो गई? 70.8 ईयर, या यूँ कहें कि 70.8 वर्ष ये हो गई है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 10 साल से भी जो है ज़्यादा बढ़ी है औसत आयु। ये तो जो है, तो आपको विद्यार्थियों इसमें जो है आपको ये 59.6 वर्ष ये भी आपको याद रखना है ईयर का, जो 1990 में औसत आयु क्या थी भारत में, तो 59.6 ईयर, और 2019 में बढ़कर कितनी हो गई है ये भी आपको याद रखना है 70.8 वर्ष। और यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊं विद्यार्थियों, ये तो पूरे भारत की औसत आयु की बात हमने की, परंतु जो है राज्यों की अगर बात करें तो इसमें थोड़ी असमानता देखने को मिलती है अलग अलग राज्यों में, कहीं पर कितनी है औसत आयु, कहीं पर कितनी है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ सबसे ज़्यादा औसत आयु केरल में है, तो वहाँ पर 77.3 वर्ष है,
77.3 वर्ष है वहाँ पर औसत आयु केरल में। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो वहाँ पर है औसत आयु जो है 66.9 वर्ष। तो वहाँ पर कम है, केरल में हम देख रहे हैं वो ज़्यादा है, राष्ट्रीय औसत से भी ज़्यादा है वहाँ। तो ये भी आपको याद रखना है, केरल का आपको याद रखना है कि औसत आयु वहाँ पर कितनी है 77.3 वर्ष, और उत्तर प्रदेश में कितनी है 66.9 वर्ष। तो विद्यार्थियों आपको इसमें ध्यान रखना है दोनों बातें। तो आप अगला क्वेश्चन देखिए। प्रयुत चान ओचा किस देश के प्रधानमंत्री हैं जिनके इस्तीफे की मांग को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं? तो राइट आंसर है थाईलैंड। विद्यार्थियों यहाँ पर इनके खिलाफ कई दिनों से इनके खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं, और ये जो प्रदर्शनकारी है वो ये भी मांग कर रहे हैं कि यहाँ पर जो है राजतंत्रात्मक यानी संवैधानिक जो राजतंत्र है उसको हटाया जाए। यहाँ पर राजा का शासन तो है, परंतु राजा अपनी इच्छा अनुसार नहीं, संविधान के अनुसार शासन चलाता है, तो उसको हम बोलते हैं संवैधानिक राजतंत्र। तो ये जो है संवैधानिक राजतंत्र जो है वाली व्यवस्था को भी हटाना चाहते हैं यहाँ के प्रदर्शनकारी, और इसके लिए वो प्रधानमंत्री प्रयुत चान ओचा से इस्तीफे की मांग भी कर रहे हैं। तो आपको इसमें ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2020-21 के खरीफ सत्र में कितना खाद्यान्न उत्पादन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है? तो राइट आंसर है 14 करोड़ 45 लाख टन। विद्यार्थियों यहाँ पर जो आप देख रहे हो खरीफ सत्र में, क्योंकि खरीफ की जो फसल है विद्यार्थियों आप जानते हो खरीफ की फसल जो है बोई जाती है कब? वो जो है जून के लास्ट वीक और जुलाई में, जून का जो है लास्ट वीक और जुलाई में, कुछ जगह जो है वो 15 जून के बाद ही जो बुआई हो जाती है। तो जून का जो है लास्ट वीक में अक्सर जो सब जगह बुआई शुरू हो जाती है और जुलाई में भी होती है। तो वो जो फसल है बरसात होने पर जो होती है, जिसमें अपन जानते हैं कि ज्वार बाजरा मक्का मूंग मोट उड़द चौला चावल है ना, ये जो फसलें हैं, तो इन खाद्यान्न फसलों का यानी खरीफ जो है 2020-21 के खरीफ सत्र में ये उत्पादन कितना होने का अनुमान व्यक्त किया गया है सरकार के द्वारा? तो 14 करोड़ 45 लाख टन खाद्यान्न का उत्पादन होने का अनुमान व्यक्त किया गया है। तो विद्यार्थियों आपको मैं बताऊं कि 2019-20 की अगर बात करें यानी पिछले वर्ष की बात करें तो कुल उत्पादन हुआ था खरीफ सत्र में 14 करोड़ 33 लाख टन, जो आपकी इसमें ऑप्शन में एक जगह लिखा हुआ है सह जो है दे रखा ऑप्शन 14 करोड़ 33 लाख टन। तो ये पिछला जो है जो खाद्यान्न उत्पादन था खरीफ का वो 14 करोड़ 33 लाख टन था, और इस बार जो उत्पादन होने जा रहा है तो वो है 14 करोड़ 45 लाख टन, यानी कि पिछले साल की तुलना में इस बार ज़्यादा होगा ये खरीफ खाद्यान्न उत्पादन। तो विद्यार्थियों आपको ये वीडियो कैसा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।